हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आप लोगों का 21 फरवरी को आपका जेक क्लास 10th का जो है साइंस का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों विज्ञान का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका 21 फरवरी को आपका विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों उससे पहले मैं आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30+50, यानी कि दोस्तों आपका जो है 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है आपका रहेगा। दोस्तों उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ, जिसमें से दोस्तों आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों का एग्जाम में पूछने की संभावना है। दोस्तों एग्जाम में पूछने की संभावना है और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो है सब्जेक्टिव और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बनी रहिएगा। तो आप वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल भी आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आप क्या लिखिएगा एग्जाम हॉल में बैठकर आप सोचते रह जाइएगा। इसलिए तो आप वीडियो को जो है स्किप करके जाने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो ताकि उनको भी दोस्तों इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आपका जो है एग्जाम आपका सोशल साइंस और मैथ और जो है आपका हिंदी का एग्जाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए मैं वायरल प्रश्न अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा और आप वीडियो को जो है देख सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो है एग्जाम है दोस्तों विज्ञान साइंस का एग्जाम है। दोस्तों आप लोग यहाँ जो है पंजीयन संख्या यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा। फिर दूसरा में आपको जो है पंजीयन वर्ष भरना होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और 3 नंबर में आपका जो रहेगा दोस्तों रोल कोड, आप रोल कोड भर लीजिएगा। फिर दोस्तों रोल कोड के बाद आपका जो है रोल नंबर रहेगा दोस्तों, रोल नंबर रहेगा, तो आप जो है रोल नंबर भर लीजिएगा, लिपि भर लीजिएगा दोस्तों। और आपका लास्ट में रहेगा आप दिव्यांग है या फिर नहीं, तो यस और नो पे टिक करना है। तो आप दिव्यांग रहेंगे तो आप यस पे टिक कीजिएगा, और नहीं तो आपको नो पे टिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला प्रश्न क्या कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रधान या अक्ष, बी कहता मुख्य फोकस, सी कहता वक्रता त्रिज्य, और डी कहता आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 1 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों उत्तल जो है आपका प्लस और आपका अवतल दर्पण जो होता है वो आपका माइनस में होता है। उत्तल आपका प्लस में और अवतल आपका जो है माइनस में। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों उत्तल दर्पण, बी है आपका अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आपका जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ पे आपका ऋणात्मक पूछा जाता तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ आपका ऋणात्मक पूछा जाता तो, लेकिन यहाँ पे आपका जो है धनात्मक पूछा गया है, इसलिए तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। और दोस्तों आपको एग्जाम में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, आप जिसमें जो है सुटेबल है आप उसमें आंसर दे सकते हैं। आपको इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में सुटेबल तो इंग्लिश में दीजिएगा, और हिंदी में तो हिंदी में दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस वर्ण यानी कि रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे बड़ा है। तो किसका सबसे बड़ा है दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है लाल, बी कहता है नीला, सी कहता है पीला, और डी कहता है बैगनी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे
जो है बड़ा तरंगदैर्ध्य जो है लाल का है, जो कि लाल कलर जो है आपका दूर से ही दिखाई देता है। और ये आपका खतरा निशानी का जो है यह प्रतीक है। आपका दूर से ही लाल कलर का जो है रंग दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। तो आंख के किस भाग पर पड़ता है तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। और दोस्तों आपको रेटिना को दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो आपका एग्जाम में दृष्टि पटल दिया रहे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। अगर रेटिना के जगह पे अगर दृष्टि पटल दिया जाए तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। 5 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला देखिए पानी, बी कहता लोहा, सी कांच, डी है आपका निर्वात। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, आपका करेक्ट आंसर हो गया निर्वात। और तो निर्वात का जो है निर्वात आपका क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका ये माध्यम जो है निर्वात में प्रकाश की चाल की सबसे अधिक होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कहता है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। पहला ऑप्शन निकट की वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को या फिर केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या फिर केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूरदृष्टि यानी कि दूर की वस्तुओं को। और दोस्तों यहाँ पे अगर यही पूछा रहता कि आपका यहाँ पे अगर निकट दृष्टि क्या तो निकट दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। अगर यहाँ पे जो है दूर की जगह पे अगर निकट पूछा हुआ रहता तो, लेकिन दोस्तों यहाँ जो आपको पूछा गया है दूर दृष्टि वाला नेत्र पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन जो जितना भी क्वेश्चन तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा क्या अभिसारी हो गया फिर समांतर हो गया फिर अपसारी हो गया फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता अपवर्तन, बी कहता विचलन, सी कहता वर्ण विक्षेपण और डी कहता इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। एक वर्णिक किरण यानी कि दोस्तों एक ही रंग का एक ही कलर का यानी कि एक ही कलर का जब किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है वायु, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया वायु में नहीं होगा तो आपका क्या होगा तो ये वायु आपका नहीं होगा। तो कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो दोस्तों कांच के उत्तल लेंस की वायु में जो शक्ति होती है क्या ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक या फिर अनंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों धनात्मक होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है। तो कितनी बार तो आपका जो है दोस्तों एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार यानी कि दोस्तों आपका होता है कितना बार 2 बार होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच दोस्तों आपका क्या लगाया जाता है देखिए पहला ऑप्शन कहता है भूयोजित तार में या फिर ठंडे तार में या फिर गर्म तार में या फिर इनमें से सभी। तो 11 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपका स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है जूल बटा कूलम कहलाता है। तो जूल या कूलम कहलाता है। पहला वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो आपका वोल्ट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो किस प्रभाव पर कार्य करती है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 15 नंबर का प्रश्न कहता है डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो बदलता है दोस्तों तो ये किस में बदलता है डायनेमो यानी कि दोस्तों आपका जनरेटर होता है। जनरेटर जो आप देखे ही होंगे दोस्तों जनरेटर। और तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का जो है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में
बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न कहता है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? क्या कहता है? देखिए पहला ऑप्शन कहता है प्रकीर्णन कहलाता है, फिर अपवर्तन या फिर परावर्तन या फिर आपका वर्ण विक्षेपण। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना आपका जो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक मोटर कार के पश्चिदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है दोस्तों? 17 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से छोटा होता है। 18 नंबर का प्रश्न कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। 19 नंबर का प्रश्न कहता है एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो पहला देखिए एक या फिर बी, दो या फिर सी कहता है 1/2 या फिर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 2 होगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा 2। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? पहला देखिए सल्फर, बी कहता है कार्बन, सी कहता है नाइट्रोजन, डी कहता है इनमें से सभी। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से है जो है सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न कहता है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर या फिर ओम, या फिर सी में कहता है ओम बाई मीटर, या फिर डी कहता है वोल्ट बाई मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है और आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे ओम मीटर में बस डैश दिया हुआ है और यहाँ है ये इस तरह का है। तो यहाँ ये दर्शाता है ये ओम बाई मीटर, यानी कि ओम बटा मीटर है और यहाँ ओम मीटर है। तो इसलिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। इस तरह से आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न कहता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। तो क्या है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए 23 नंबर समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल रेखा में गमन करता है। 24 नंबर का प्रश्न कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? पहला ऑप्शन देखिए वर्ण विक्षेपण, बी कहता विचलन, सी कहता अपवर्तन और डी कहता इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। देखिए आपका 25 नंबर का प्रश्न कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्या होता है दोस्तों? आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखिए 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? तो घोल का पीएच जो हो जाएगा आपका 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए 2, यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आपका एक पीएच स्केल होता है तो जो कि आपका 1 से 14 तक का दर्शाता है, बीच में आपका 7 होता है और इधर एक यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक जो होता है ये आपका 1 से 7 यानी 7 आपका उदासीन होता है। तो क्या 7 आपका उदासीन होता है और आपका 7 से 1 से लेकर 7 तक यानी कि 6 के बीच जो होता है वो आपका अम्ल होता है। क्या दोस्तों? अम्ल होता है। और 7 से 14 तक जो होता है वो आपका क्षारकीय होता है दोस्तों, क्षारकीय। 7 से कम आपका क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से अधिक जो होगा दोस्तों, 7 से अधिक वो आपका क्षारकीय होगा दोस्तों, क्षारकीय। तो चलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 27 नंबर कहता है देखिए लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो देखिए आपका सल्फर का परमाणु संख्या आपका कितना है? 16। दोस्तों फर्स्ट कक्ष में जो रहता है, पहला कक्ष में आपका होता है दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कक्ष में जो होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में जो है आपका जो बचा वो 6। तो कितना आपका 2 + 8
प्लस 6 कितना 16 हो गया। तो आपका बाह्य कक्ष में जो था दोस्तों, आपका बाह्य कक्ष में जो था वो 6 इलेक्ट्रॉन था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को एक होमवर्क देता हूं कि आप लोग जो है सोडियम का आप लोग निकाल कर मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि बाह्य कक्ष में सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न कहता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकर। क्या सो एनोडीकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, C2H4 जो है कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है। इस तरह से तो हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व किए। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 फरवरी के लिए साइंस का जो है अपलोड करते रहूँगा। इसलिए दोस्तों आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दिए। दोस्तों आपका यहाँ सबसे पहले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जो कि दोस्तों एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा रहेगा। टोटल आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आपका जो है 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन को ही हल करना है। चलिए देखिए आपका 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो 1 एम्पियर को आपको जो है परिभाषित करना है। उत्तर देखिए, ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V = IR। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न कहता है किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उत्तर, किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या? तो किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, जबकि लंबाई कम करने पर प्रतिरोध घट जाता है। जब लंबाई कम करना होता है दोस्तों तो प्रतिरोध जो है घट जाता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो किसी चालक की जो है प्रतिरोधकता है उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से हम लोग 32 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो भी हम लोग देख लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है अमलगम किसे कहा जाता है? तो अमलगम किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तर देखिए, ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उससे अमलगम कहते हैं। तो जिसमें दोस्तों एक धातु जो है वो क्या होता है? पारा होता है, उससे जो है हम लोग अमलगम कहते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 34 नंबर का प्रश्न कहता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो विभिन्नता का क्या लाभ है जीवों में पाए जाने वाली का लाभ? तो देखिए उत्तर आपका क्या है। जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। पौधों तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। क्या दोस्तों? एक दूसरे से जो है खाद्य श्रृंखला तथा जो है खाद्य जाल द्वारा जो है जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपका 34 नंबर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। 35 नंबर का प्रश्न कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक को लिखना है और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है उससे आपको लिखना है। तो देखिए आपका उत्तर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए जो है अमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न कहता है प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं?
तो यहाँ पूछा गया तो प्रतिरोध की SI मात्रक को लिखना है आपको। और किसी तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है तो हाँ या नहीं, तो आपको बताना है। देखिए उत्तर, प्रतिरोध का SI मात्रक कौन होता है? हाँ, किसी तार का जो है प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पे कौन हो गया तो यहाँ प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है तो वो आपका ओम होता है। क्या तो ओम होता है। और हाँ, किसी तार का जो प्रतिरोध उसकी लंबाई पर जो है निर्भर करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका ओम का सिंबल जो होता है इस प्रकार से आपका होता है, ओम का सिंबल। तो देखिए आपका 37 नंबर का प्रश्न कहता है, दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको दो धातुओं का नाम बताना है जिससे आप जो है चाकू से जो है आप आसानी से जो है काट सकते हैं। तो देखिए उत्तर, दो धातु का नाम जो है आसानी से काटा जा सकता है। वो पहला धातु जो है आपका सोडियम है तथा पोटेशियम, जिसे चाकू से आसानी से जो है काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम को जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है, CH3CO CH3C2S4 में कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? तो कौन कौन प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? तो उत्तर देखिए, CH3 में कीटोन तथा C2S4 में एल्किन प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका कीटोन उपस्थित है और C2S4 में जो है आपका एल्किन प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है 8 प्रश्न आपका पूछा गया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसमें से हम लोग 8 प्रश्न को सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। तो अति देख लिया, आप हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो 8 प्रश्न आपको एग्जाम पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 6 प्रश्न को हल करना है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा दोस्तों इसमें से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 39 नंबर का प्रश्न कहता है, जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म दोस्तों क्या है? उत्तर देखिए, लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिशिक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म क्या कहते हैं? दोस्तों किसे कहते हैं? तो हजारों साल यानी हजारों लाखों साल से पाए जाने वाले जीवों जो थे दोस्तों, उनका परीक्षित कठोर अवशेष यानी कि उनका कोई टुकड़ा फिर कहीं पे निशानी पाया गया है, चट्टानों पर पैरों के निशान, जैसे कोई चट्टानों पर जो जीवों का निशान पाया गया है, फिर मिट्टी में बने मृत जीवों के जो सांचे हैं, सांचे यानी कि उनका कोई निशाना, तो आदि जीवाश्म कहते हैं। तो उन्हें ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। 40 नंबर का प्रश्न कहता है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? वंशानुगत यानी कि वंशजों से जो है आने वाला जो लक्षण है उसे आप क्या समझते हैं? ये आपको पूछा गया है। तो 40 नंबर में का उत्तर कहता है, देखिए माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह DNA पर निर्भर करती है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। तो हमारे माता पिता से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं और अपने संतान में अपने बेटे या फिर अपने बेटी पर जो स्थानांतरित यानी कि उनके लक्षणों में जो है वंशानुगत लक्षण कहते हैं, उसी को जो है वंशानुगत लक्षण कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। एक खाद्य श्रृंखला का आपको उदाहरण देना है। उत्तर देखिए, पादप, कीट, मेंढक, सर्प, चील यानी कि पक्षी। इसमें पादप उत्पादक है और जबकि प्रथम उपभोक्ता है और चील अंतिम उपभोक्ता है। तो आपका पादप जो है ये प्रथम उपभोक्ता है और चील जो है ये आपका अंतिम उपभोक्ता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर का प्रश्न कहता है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? तो समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं, जैसी पक्षी के पंख और कीट के पंख। देखिए 43 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। तो देखिए उत्तर आपका क्या कहता है, मैं बाजार जाते समय खुद का थैला ले जाता हूँ और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करता हूँ। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिया 43 नंबर का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 नंबर का प्रश्न कहता है, चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? तो चालकों का जो है
चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर का प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। तो वोल्ट मीटर और मीटर में आपको अंतर बताना है, कितना? 3 अंतर। देखिए उत्तर, वोल्ट मीटर और अमीटर में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, अमीटर धारा मापता है जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। दूसरा देखिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होता है जबकि वोल्ट मीटर का अधिक होता है। देखिए तीसरा कहता है अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जबकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा दोस्तों, एक साइड लिखिएगा आप लोग वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर लिखिएगा एक साइड, और इस तरीके से जो आप लोग इस तरह से लाइन खींचिएगा, फिर एक साइड लिखिएगा आप लोग अमीटर। तो आपको पूरा 3 में 3 नंबर दिया जाएगा अमीटर। तो जो इधर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर वाला को जो है आप इधर लिखिएगा, जैसे कि इधर अमीटर है तो अमीटर धारा मापता है, क्या? तो अमीटर धारा मापता है। तो पहले जो है आप लिखिएगा इधर अमीटर को, क्या? तो अमीटर को इधर लिखिएगा पहले, फिर लिखिएगा आप एक साइड में क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को आप लिखिएगा, तो आपका इस तरह से कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा अमीटर धारा मापता है, क्या? तो अमीटर धारा मापता है। फिर उसके जो है वोल्ट मीटर के साइड में लिखिएगा जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। तो आपको 3 में इस तरह से लिखिएगा तो आपको 3 में 3 नंबर दिया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 नंबर कहता है देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो उत्तर देखिए, कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्माक्षेपी होती हैं। इनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया और 16 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपके एग्जाम के लिए जो है वायरल पेपर है वो आप लोगों के लिए मैं अपलोड जो है करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।